गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 4 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। किरियाकोस मित्सोताकी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? किरियाकोस मित्सोताकी को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हाल ही में ये बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर ग्रीस के एक बार फिर से, और ये इनका सेकेंड टर्म होने वाला है। ठीक है, तो इनकी पार्टी का नाम क्या है? न्यू डेमोक्रेसी, और इसने सिक्योर किए 40% ऑफ द वोट्स। ठीक है, तो डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा आप अवॉइड कर दीजिएगा। बस ये याद रखिएगा कि किरियाकोस मित्सोताकी एक बार फिर से ग्रीस के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ पे अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो हाल ही में मिस्टर रोहित जावा जो हैं ये इलेक्ट हुए हैं एज एमडी एंड CEO ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इसके बाद आरती होल्ला हैं जो कि अपॉइंट हुई हैं एज स्पेशल डायरेक्टर ऑफ UNOOSA। ये क्या चीज़ है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है इस अपॉइंटमेंट की कि आरती होल्ला इंडियन ओरिजिन बेस्ड हैं। ठीक है, फिर DBS बैंक इंडिया ने अपना नया MD चुन लिया है मिस्टर रजत वर्मा को। ठीक है, रजत वर्मा इसके नए MD बन चुके हैं। फिर इसके बाद हमारे नए RBI के डिप्यूटी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं, इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, ये हैं स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, फिर एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि रॉ के नए चीफ कौन बन चुके हैं, तो ये हैं मिस्टर रवि सिन्हा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट्स रखे गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WCC's ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? WCC के वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें इंडिया की रैंक है 40, और टॉप 3 कंट्रीज कौन सी रहीं? फर्स्ट पे था डेनमार्क, सेकंड पे था आयरलैंड, और थर्ड पे था स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये टॉप 3 कंट्रीज रहीं। कितनी इकोनॉमीज में हम इस काउंट कर रहे हैं? तो आंसर है 64 आउट ऑफ 64 इकोनॉमीज। फाइन, तो इसको पब्लिश किसने किया? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर ने। ओके, तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स से। सबसे पहले इंडिया की रैंक क्या थी? तो आंसर है 40, और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही? तो ये है डेनमार्क। ओके, कुछ और रैंकिंग्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ठीक है, इसको रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इंडिया की रैंक है इसमें 67, और ओवरऑल फर्स्ट पोजिशन पे रहा स्वीडन। ठीक है, फिर सेकेंड रैंकिंग है यहाँ पे QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें MIT फर्स्ट पोजीशन पे रहा, और इंडिया की तरफ से IIT बॉम्बे फर्स्ट पे था, जिसमें कि IIT बॉम्बे की ओवरऑल रैंक थी 149, और सेकेंड पोजीशन पे था IIT दिल्ली। ओके, थर्ड रैंकिंग है यहाँ पे ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, और इस रैंकिंग में बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इसकी पोजीशन है 20th, और टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स कौन से रहे? सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी एंड लंदन। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स हो गई जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, विच ब्लॉक हैज़ कंडक्टेड अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल नेम्ड एज सॉलिडारिटी एक्सरसाइज? किस गुट ने सॉलिडारिटी एक्सरसाइज नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है? तो सॉलिडारिटी एक्सरसाइज एक तरह की जॉइंट मिलिट्री ड्रिल है जिसमें कि एशियान नेशंस को इन्वॉल्व किया गया, और इस साल इंडोनेशिया के पास इसकी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज को प्लान किया गया अमिड द टेंशंस विद द कंट्री चाइना। तो बस याद रखिएगा कि सॉलिडारिटी एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है एशियान ने। कुछ और यहाँ पे अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट है अजय वॉरियर, और ये एक्सरसाइज है इंडिया और UK के बीच की। ठीक है, इसके लिए वेन्यू भी UK है। फिर इसके बाद सेकेंड है वायु प्रहार, और वायु प्रहार एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच की। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? कोऑपरेशन को इन्हांस करना बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स, इफेक्टिव ऑपरेशंस के लिए इन अ मल्टी डोमेन बैटल फील्ड। ठीक है, फिर थर्ड है अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिसका नाम है FINDEX 23, जिसके लिए वेन्यू रखा गया पुणे, और फोर्थ है फ्रिंजेक्स 23। फ्रिंजेक्स 23 पहली बार हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिंजेक्स 23 इंडिया और फ्रांस के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसके लिए वेन्यू रखा गया तिरुवनंतपुरम को। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड $255.5 million लोन फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया?
किस संगठन ने भारत में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए 255.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया? तो वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में इतना अमाउंट अप्रूव किया है फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन प्रोजेक्ट। इसका एम है टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूव करना इंडिया के अंदर, और इस फंडिंग की हेल्प से लगभग 275 सेलेक्टेड गवर्नमेंट रन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट किया जाएगा अगले 5 सालों के अंदर अंदर। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि ये अमाउंट अप्रूव किया है वर्ल्ड बैंक ने। और यहाँ पे अगर वर्ल्ड बैंक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि मिस्टर अजय बंगा जो हैं ये बन चुके हैं नए प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के, और इन्होंने सक्सीड कर दिया है डेविड मलपास को। ठीक है, अब ये अगले 5 सालों के लिए इस पोजीशन पे रहने वाले हैं, और अजय बंगा पहले CEO थे मास्टर कार्ड के। ओके, कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम यहाँ बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इसमें फर्स्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, सेकेंड रिपोर्ट है इसमें बिजनेस स्टडी प्रोजेक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चे में था, और इसका एम था और इसका पर्पस था बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को एग्जामिन करना इकॉनमीज़ के लिए वर्ल्ड वाइड। ठीक है, फिर इसके बाद फोर्थ रिपोर्ट है जॉइंट मैल न्यूट्रिशन एस्टिमेट्स रिपोर्ट। ठीक है, और ये जॉइंट रिपोर्ट है किसकी? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेफ की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई। नेक्स्ट है विच कंट्री अनाउंस द इन कंट्री रिन्यूएबल H-1/5 वीज़ाज फॉर इंडिया? किस देश ने भारत के लिए इन कंट्री नवीकरणीय H-1/5 वीज़ा की घोषणा की है? तो US जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है इन कंट्री रिन्यूएबल H-1B वीज़ाज को, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग इन कंट्री रिन्यूएबल वीज़ाज। इसमें होगा क्या, जो इंडिविजुअल्स को ज़रूरत पड़ती है कि वो अब्रॉड ट्रेवल करते हैं अपने वर्क वीज़ाज को रिन्यू कराने के लिए, वो अब इन्हें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि USA ने अनाउंस किया है इन कंट्री रिन्यूएबल H-1B वीज़ाज इंडिया के लिए। अब यहाँ पे USA की बात करें तो एक सर्वे हाल ही में जारी किया गया बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड, जिसमें इन्होंने ये बताया कि जो हनी बी हाइव्स हैं US में, उनका सेकेंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट है जो कि कभी रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, और बी कीपर्स लूज कर जाते हैं हाफ ऑफ देयर मैनेज्ड कॉलोनीज, जबकि सर्वे ने यह भी बताया कि जो टोटल नंबर ऑफ हनी बी कॉलोनीज हैं US में वो फिलहाल स्टडी हैं, उसमें ना इंक्रीमेंट हो रहा है ना डिक्रीमेंट हो रहा है डिस्पाइट दिस सिग्निफिकेंट लॉस। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि किस कंट्री में हनी बी हाइव्स का सेकेंड हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट रिकॉर्ड किया गया, तो ये कंट्री है US। और इसके अलावा US अपने उता माउंटेन्स की वजह से भी आजकल न्यूज़ में थी, और उता माउंटेन्स जो है आजकल वाटरमेलन स्नो को रिकॉर्ड कर रहा था। इसी वजह से क्या होता है ये वाटरमेलन स्नो, ये एक तरह का नेचुरल अकरेंस है जो कि माउंटेन रीजन्स में पाया जाता है, जहाँ पे जो वाइब्रेंट कलर होता है स्नो का वो कॉज होता है बिकॉज ऑफ ग्रीन अल्गे ब्लूम, जो कि थ्राइव हो जाती हैं कोल्ड और स्नोई कंडीशंस में। ठीक है, और इस फेनामेना की वजह से जो स्नो है उसका कलर चेंज होता हुआ दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अल्गे। ठीक है, तो इसी को हम वाटरमेलन स्नो प्रोसेस कहते हैं, और हाल ही में इसको रिपोर्ट किया गया है उता माउंटेन से, जो कि लाई करता है US में। तो उता माउंटेन क्योंकि चर्चे में बना हुआ था, तो आपसे स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछ सकते हैं कि उता माउंटेन कहाँ पे है, याद रखिएगा US में। यहाँ पे अगर हम UK की बात करें तो UK ने हाल ही में अपॉइंट किया है जेन मैरियट को एज द फर्स्ट वुमेन एनवॉय टू द कंट्री पाकिस्तान। ठीक है, इसके अलावा 5 नई कंट्रीज ऐसी हैं जो इलेक्ट हो चुकी हैं एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और ये 5 मेंबर कंट्रीज कौन सी हैं? स्लोवेनिया, अल्जीरिया, देन रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके अलावा गुयाना और सियरा लियोन। ठीक है, तो ये 5 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि नॉन परमानेंट मेंबर हो चुकी हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। आपको बताना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हाल ही में कौन नियुक्त हुई हैं, इनका नाम आपको कमेंट्स में मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड एज द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट्स? किस संस्था ने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की अनुपालन स्थिति शीर्षक नाम की एक रिपोर्ट जारी करी है? तो ये रिपोर्ट हाल ही में जारी करी है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, और ये एक तरह की दिल्ली बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इन्होंने रिवील किया कि अगर हम अप्रैल 2023 तक की बात करें तो सिर्फ
5% ऑफ इंडिया के कोल बेस्ड थर्मल पावर जनरेशन कैपेसिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अब तक फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। सिर्फ 5% ही कंपनीज ऐसी हैं। तो बस याद रखिएगा कि इस रिपोर्ट को जारी किया था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने, और इसके अंदर क्या है, रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें हैं कि कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसमें पहला नाम है फूड आउटलुक रिपोर्ट का, और फूड आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ठीक है। सेकेंड है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसको कि जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। इसमें अगर हम लार्जेस्ट स्टेट्स के टर्म्स में बात करेंगे तो केरला फर्स्ट पोजीशन पे रहा। स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन पे था गोवा, और यूनियन टेरिटरी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट था इसमें जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। थर्ड रिपोर्ट है यहाँ पे 11th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट को जारी किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर फोर्थ रिपोर्ट है हंगर हॉटस्पॉट की, और ये जॉइंट रिपोर्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अलॉन्ग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फिर एक और यहाँ पे रिपोर्ट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें कि टॉप परफॉर्मर कौन रहा ओवरऑल कैटेगरी में, तो ये है IIT मद्रास, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई, याद रखिएगा किसने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी इज एसोसिएटेड विद स्वर्णिम हिमालय कैंपेन। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश स्वर्णिम हिमालय अभियान से जुड़ा हुआ है। तो ये कैंपेन किस लिए रन कराया गया है, ताकि प्लास्टिक वेस्ट को रिमूव किया जा सके फ्रॉम हिमालयन रीजन, ठीक है। और इस कैंपेन को इनिशिएट किया है एक टीम ने जिसका नाम है हीलिंग हिमालय। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है इन पार्टनरशिप विद हिमाचल प्रदेश एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हिमाचल प्रदेश पुलिस एंड द सिविक बॉडी ऑफ शिमला, ठीक है। बस याद रखिएगा ये स्वर्णिम हिमालय कैंपेन किसका है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। देखिए इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि खर्ची पूजा जो फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये स्टार्ट हो चुका है त्रिपुरा स्टेट में, ठीक है। और इस फेस्टिवल के दौरान वर्शिप की जाती है चतुर्दास देवता की, जो कि एक एंसेस्ट्रल भगवान हैं त्रिपुरी पीपल के। तो आपसे बस यही पूछा जाएगा कि खर्ची पूजा कौन से स्टेट में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा त्रिपुरा में। देखिए इसके अलावा कौन सा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का जिसने रिलीज़ किया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स को, तो ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। फिर जो फाउंडेशन स्टोन है कोचीन फिशरीज हार्बर की इन द स्टेट ऑफ केरला, इसको हाल ही में ले कर दिया गया है एट अ कॉस्ट ऑफ 169 करोड़ रुपीज़। दो मिनिस्ट्रीज़ ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, ठीक है। हमारे मिनिस्टर कौन है पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के, तो ये हैं सर्बानंद सोनोवाल, और फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर हैं पुरुषोत्तम रूपाला। इसके अलावा कौन से स्टेट ने कुछ दिनों पहले इंप्लीमेंट करी है गृह ज्योति स्कीम को, तो ये स्कीम है कर्नाटका स्टेट की। इसका एम क्या है, 200 यूनिट्स ऑफ फ्री पावर इंट्रोड्यूस कराना सभी घरों के लिए फ्री में, ठीक है। मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मैविन स्पेसक्राफ्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी। मंगल वायुमंडल और वाष्पशील विकास अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये नासा का है, और नासा के इस स्पेसक्राफ्ट का यूज़ करते हुए साइंटिस्ट ने स्टडी किया है मार्स के एटमॉस्फेयर को, साथ ही उन्होंने ऑब्जर्व किया सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल में। और ये जो IUVS इंस्ट्रूमेंट है अबोर्ड मेविन, ये केपेबल है वेवलेंथ्स को मेज़र करने में, जो कि रेंज में आती हैं फ्रॉम 110 टू 340 नैनोमीटर्स, मतलब कि ऐसी वेवलेंथ जो ह्यूमन आई की रेंज में नहीं आती और ह्यूमन आई से वो विजिबल नहीं होती है, ठीक है। तो बस दो बातें याद रखिएगा कि मेविन स्पेसक्राफ्ट है नासा का, और मेविन का फुल फॉर्म क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन। कुछ और यहाँ पे स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर देखें तो इंडिया ने हाल ही में ज्वाइन कर लिया है नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड को फॉर कोलैबोरेटिव ल्यूनार एक्सप्लोरेशन, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडिया का जो पहला पोलारीमेट्री मिशन है उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो इंडिया के पहले पोलारीमेट्री मिशन का नाम है एक्सपोसैट, ओके। फिर इसके अलावा इंडिया ने हाल ही में कंडक्ट किया है एशिया का पहला डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन का फॉर द हेलीकॉप्टर्स, ओके। और निसार के बारे में हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, ये इनिशिएटिव है नासा और इसरो का, और इसका फुल फॉर्म क्या है,
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉस बटलर हु रिसेंटली पास्ड द 10,000 रन्स इन द T20 फॉर्मेट इज फ्रॉम विच कंट्री। जॉस बटलर जिन्होंने हाल ही में T20 प्रारूप में 10,000 रन पूरे कर दिए हैं, ये किस देश से बिलोंग करते हैं। तो ये इंग्लैंड के हैं और हाल ही में इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है बाय कंप्लीटिंग 10,000 रन्स इन T20 क्रिकेट। इसी के साथ ये 9th बैटर हैं जिन्होंने इस फीट को अचीव कर लिया है और सिर्फ 372 मैचेस में इन्होंने मोर देन 10,080 रन्स अचीव कर लिए हैं एट एन एवरेज ऑफ 34.16, जिसमें इन्होंने 6 सेंचुरीज भी मारी थी इन T20 फॉर्मेट। ठीक है, बस याद रखिएगा जॉस बटलर आजकल चर्चे में है और एक कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं, तो आंसर है इंग्लैंड। देखिए, इसके अलावा अगर हम कुछ स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स की बात करें तो याद रखिएगा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है हाल ही में, तो ये हैं, इसके विनर हैं सर्जियो पेरेस। और इसके अलावा सर्जियो पेरेस ने सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीता है। फिर याद रखिएगा कि जो इंडियन फुटबॉल लेजेंड हैं मिस्टर प्रदीप कुमार बैनर्जी, इनका बर्थडे जो कि होता है 23 जून को, ये अब हर साल ऑब्जर्व किया जाएगा एज AIFF ग्रास रूट्स डे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे लियोनेल मेसी की जो कि अर्जेंटीना से हैं और लियोनेल मेसी ने हाल ही में जीता है लॉरियास स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसी के साथ ये पहले एथलीट हैं जिन्होंने दोनों ही अवार्ड जीते हैं, वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड एक ही साल में। ठीक है, तो लियोनेल मेसी की कंट्री कई बार एग्जाम में पूछी गई है, याद रखिएगा अर्जेंटीना से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हाई कोर्ट रूल्ड दैट द कास्ट विल हैव नो रोल टू प्ले इन द अपॉइंटमेंट ऑफ टेम्पल प्रीस्ट। किस उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मंदिर के पुजारियों की नियुक्ति में जाति की कोई भूमिका नहीं होगी। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये रूल किया है कि कोई भी टेम्पल प्रीस्ट के अपॉइंटमेंट में अब उनके कास्ट का रोल नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी बताया कि ऐसे टेम्पल्स जो कि गवर्न होते हैं बाय अगम या फिर ट्रस्टीज़, उन्हें इंश्योर करना होगा सिर्फ कि जो प्रीस्ट अपॉइंट हो रहा है उसमें या हो रहे हैं उसमें वो वेल वर्स्ड होने चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होनी चाहिए कि वो रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा कोई और क्राइटेरिया प्रीस्ट को अपॉइंट करने का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेइंग थी मद्रास हाई कोर्ट की। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी कंपनी है जिसने अनाउंस किया है कि एक ग्लोबल फिनटेक ऑपरेशन सेंटर ओपन किया जाएगा गिफ्ट सिटी गुजरात में, तो ये अनाउंसमेंट करी है टेक मेजर गूगल ने और गूगल इसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है $10 बिलियन इंडिया के डिजिटाइजेशन फंड के लिए जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा जो नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस है, इसने हाल ही में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स। किस लिए? टू इन्हांस द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ 1000 सिविल सर्वेंट्स इन द फील्ड्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस बाय 2024। इसके अलावा ये सेंटर पहले भी ट्रेनिंग इम्पार्ट कर चुका है टू 685 ऑफिसर्स ऑफ मालदीव्स और हाल ही में इसने फिर से ट्रेन किया है 24th बैच ऑफ सिविल सर्वेंट्स को फ्रॉम मालदीव्स कंट्री। तो आपसे पूछा जा सकता है कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस ने हाल ही में किस कंट्री के सिविल सर्वेंट्स को सक्सेसफुली ट्रेनिंग दे दी है, तो ये कंट्री है मालदीव्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द SAFF चैंपियनशिप इन 2023। 2023 में SAFF चैंपियनशिप का मेज़बान कौन सा देश रहा, तो ये कंट्री है इंडिया। इंडिया होस्ट है इस इवेंट के लिए। ठीक है, फिर इसके अलावा इंडिया ने इजिप्ट के साथ भी एक पार्टनरशिप करी है हाल ही में कि दोनों कंट्रीज पार्टनरशिप करेंगे टोटल 4 की कंपोनेंट्स में, पॉलिटिकल सेक्टर में, डिफेंस में, सिक्योरिटी कोऑपरेशन में, इकोनॉमिक एंगेजमेंट में। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू स्टैब्लिश स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, तो ये आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इसके अलावा अगर हम फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तो इसके लिए विनर कौन सी कंट्री थी? उरुग्वे। उरुग्वे ने ये चैंपियनशिप जीती है इटली को हरा के और इसके लिए वेन्यू रखा गया था अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना है कि ICC प्लेयर्स ऑफ द मंथ जो हर महीने डिक्लेयर होते हैं, मई मंथ में आपको बताना है कि फीमेल और मेल कैटेगरी में कौन विनर था, साथ ही उनकी कंट्रीज़ का नाम भी ज़रूर लिखिएगा। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है और अब हम चलते हैं हमारी क्विज पे, जहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस विजिबल होंगे स्क्रीन पे और इनके जवाब आपको कमेंट्स में बताना है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम पीछे कर चुके हैं बहुत ही डिटेल में, तो यहाँ पे बस आपके नॉलेज का टेस्ट हो रहा है या फिर आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं उसका टेस्ट है। तो इसमें से जो भी आपको आता है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और अगर आपको नहीं आता तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को देख के वहाँ से लर्न कर सकते हैं। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक द सेशन. आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं. हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की. तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.